तो थोड़ा सा रिकैप कर लें हम। लास्ट क्लास में हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में एलिमेंटल लेंथ्स डिस्कस की थी, एलिमेंटल एरियाज डिस्कस किए थे और एलिमेंटल वॉल्यूम्स डिस्कस किए थे। तो ये जस्ट मैं वो कंटिन्यूटी के लिए, ताकि आपके दोबारा से वो चीज़ें जो है ना वो रिकॉल कर सकें। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये आपके पास एलिमेंटल, सॉरी कहाँ क्या हो गया, मैं ज़्यादा वापस जा रहा हूँ। ये मैं ऊपर चला गया था। हाँ ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में हमारे पास ये एलिमेंटल लेंथ है। ये मैंने कल डिटेल से बताया था कि एलिमेंटल एरियाज हैं और ये एलिमेंटल वॉल्यूम है। इसमें अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप अभी पूछ सकते हैं आगे बढ़ने से पहले। ओके, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में बच्चे हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास ये डी रो आर डी रो डी फाई है, ये एक्चुअली चीज़ें मिक्स हुई हैं इसमें, डी जेड, ये हमारे पास ये एलिमेंटल वॉल्यूम है। फिर इसमें हमने अच्छी तरह एलिमेंटल एरियाज जो है, एलिमेंटल लेंथ, एलिमेंटल एरियाज हमने जो है ना वो, ये एलिमेंटल सर्फेस जो है ना हमने वो डिस्कस की थी। अब स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम आ जाते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास जो है ना वो तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, आर, थीटा और फाई। थीटा इज द एंगल ऑफ आर with z axis, phi is the angle of projection of r on xy plane with the x axis। तो ये अल्फाज में भी आपको चीज़ आनी चाहिए। मैं बस क्योंकि स्क्रीन खुली हुई है तो आप में से कोई बच्चा जिम्मेदारी ले ले, जो नए आने वाले बच्चे हैं उनको एडमिट करते जाएं। मेरे ख्याल ये परमिशन सबको होती है कि वो एडमिट कर सकते हैं सर मैं कर जो बंदा तालिब है। तो किड्स ये देखिए इस फिगर को बच्चे और से, ये आर है, इसका मैग्नीट्यूड आर होगा। तो बच्चे ये देख रहे हैं आप, ये प्रोजेक्शन इसका जो एक्स वाई प्लेन के ऊपर है, ये वाला प्रोजेक्शन है इसका, ये नजर आ रहा है आपको, ये नीचे ये प्रोजेक्शन है ये, और ये जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ है ये फाई है। अगर आप इसको जो है ना यहाँ से परपेंडिकुलर लें, एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर लें, तो आप जो है ना वो आप यहाँ से एक्स कंपोनेंट निकाल सकते हैं, तो इस तरह यहाँ से वाई कंपोनेंट निकाल सकते हैं, और जेड कंपोनेंट इसका क्या होगा आपके पास, आर कॉस थीटा के बराबर होगा, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो एनीवे बच्चे ये वाली जो लेंथ है, जो प्रोजेक्शन की लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, दिस इज आर साइन थीटा, दिस लेंथ इज आर साइन थीटा, और इसी को यहाँ पे दिखाया हुआ आर साइन थीटा, और ये आर साइन थीटा, और ये डी फाई है। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला जो कर्व डिस्टेंस है, दिस इज इक्वल टू आर साइन थीटा डी फाई। अगली पिक्चर में ये ज्यादा क्लियरली नजर आ रहे हैं। ये आपके पास एलिमेंटल वॉल्यूम है, ये जो ब्लू कलर्ड है। तो बच्चे ये देखें, ये वाली जो लेंथ है दिस इज आर साइन थीटा, ये वाली जो है दिस इज आर साइन थीटा, ये वाली जो है ये भी आर साइन थीटा होगी, और ये वाला एंगल डी फाई है। तो कोई आप में से मुझे बता सकता है कि ये वाला जो कर्व, सॉरी आगे चल जा रहा हूं मैं, कोई आप में से मुझे ये बता सकता है कि ये वाली जो लेंथ है, कर्व लेंथ जो है, इसको मैं नीचे ना कर दूं, ये मुझे खराब कर रहा है शायद। ये वाली जो लेंथ, ये कर्व लेंथ है, ये किसके बराबर होगी? ये इस कर्व की लेंथ जो है, कर्व r sin theta d phi, r sin theta d phi। वेरी गुड वेरी गुड। बच्चे ये देखें, ये एक्चुअली ऊपर भी जा रहा है ना ये, तो जहां एलिमेंटल वॉल्यूम के साथ ये होगी, दिस इज आर साइन थीटा डी फाई। एवरीबॉडी नाउ कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग किड्स। ये वाला है आर, ये आर है, ये भी आर है, ये दरमियान एंगल डी थीटा है। तो ये वाली लेंथ क्या होगी, बोलिएगा जरा। ये आर लेंथ r d theta, आर डी थीटा, ये भी आर डी थीटा होगी, ये भी आर डी थीटा होगी, ये आर साइन थीटा कॉस फाई होगी, आर साइन थीटा डी फाई होगी, ये भी आर साइन थीटा, और ये वाली लेंथ चूंकि रेडियस डायरेक्शन में तो डी आर होगी। तो आपके पास तीनों डायमेंशन आ गई, इसकी क्या से कहते भी आ गई, विड्थ भी आ गई, डेप्थ भी आ गई। तो अगर इसको वॉल्यूम एलिमेंट को लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, डी आर, आर डी थीटा और आर साइन थीटा डी फाई।
तो मिलके क्या बन जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू डी वी इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। एवरीबॉडी इज विद मी? Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चे इसी को आप बस ये करें कि ये वाली जो फेस है आपका, ये वाला जो फेस है, इसका अगर आप एरिया की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? R d theta multiplied by R sin theta d phi. ये देखिए इसकी एक लेंथ क्या होगी, एक साइड क्या होगी? आर डी थीटा R R sin d theta d phi. आर साइन थीटा डी फाई, तो क्या बन जाएगी? आर स्क्वायर साइन थीटा Sin Sin theta d phi d theta. और डायरेक्शन क्या होगी बच्चे इसकी? Direction of R. आर। वेरी गुड, एवरीबॉडी इज विद मी, माशाल्लाह। तो इसी तरह किड्स आप बाकी सर्फेसेस को भी आप यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव सर्फेसेस लिखी हुई हैं कि डी एस आर इज इक्वल टू आर हैट आर स्क्वायर साइन थीटा डी अभी जो आपने आइडेंटिफाई की है। ये बच्चे जो नीचे वाली जो है, ये वाली, ये जो नीचे की तरफ है या इसके अपोजिट वाली साइड पे जो ऊपर होगी, इनका देखें ये क्या है? आर साइन थीटा डी फाई और ये डी आर है, तो क्या बन जाएगा? आर साइन थीटा डी आर और डी फाई, ठीक है। और डायरेक्शन कौन सी होगी इसकी जो है ना, वो आपके पास वो आपके पास थीटा हेड की डायरेक्शन होगी। तो इस तरह आप डिफरेंट जो है ना डायरेक्शन में जो सर्फेस बन रही हैं उनको यू कैन इमेजिन एंड यू कैन प्ले विद देम। तो लास्ट वाला एक मरतबा बता दें जी, दोबारा बता दूं जी। डी एस थीटा, ये बच्चे ये देखें ये लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ जो है ये कितनी है? डी आर है, जिसके ऊपर मैं कर्सर चला रहा हूँ। जी सर। और बच्चे ये वाली लेंथ क्या है? ये वाली आर साइन थीटा डी फाई। जी सर। तो इस सरफेस का एरिया क्या होगा? सर ये R sin थीटा d phi की समझ नहीं है, ये कैसे R sin थीटा d phi? ये तो मैंने बिल्कुल शुरू में पूछा था आप लोगों से। देखें ये वाली लेंथ कितनी है? ये वाली लेंथ ये R sin थीटा d phi। नहीं भाई, ये R sin थीटा, R sin थीटा, आर साइन थीटा है। हाँ, मैं कहीं गए हुए थे, अभी आए हैं। ये आर साइन थीटा है। ये वाली लेंथ क्या होगी? आर साइन थीटा इंटू डी फाई, ये वाली। जी सर। अगर ये आर साइन थीटा डी फाई है तो ये इसके पैरेलल है, ये वाली जो है, तो ये भी क्या होगी? आर साइन थीटा डी फाई। ये भी इसके पैरेलल है, ये भी क्या होगी? आर साइन थीटा डी फाई। एग्रीड? जी सर। ठीक हो गया ना? ये उसी सरफेस के ऊपर है, ये 3D में इसको इमेजिन करें। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। तो मीट्रिक कोएफिशिएंट जो है ना हम तकरीबन हमने फाइनल कर लिए। तो कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो डिफरेंशियल लेंथ एज ए वेक्टर होगा तो dx इंटू ए सब x हैट प्लस dy इंटू ए सब y हैट प्लस dz इंटू ए सब z हैट। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, सर्कल कोऑर्डिनेट्स में, इसमें याद रखने के लिए, अच्छा और दिखा दो उनको। बेटा मैं 1 मिनट आया, ये बाहर ना को आया दरवाजे पे, तो जरा मैं उसको अटेंड करके आता हूँ, आप लोग थोड़ा होल्ड करें। जो है ना वो डिफरेंट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अंदर हमारे पास एलिमेंटल जो है ना वो लेंथ्स हैं। इसमें याद ये रखना, ये देखें जैसे ये डी फाई है ना, तो डी फाई जो होता है ये डायमेंशन लेस होता है, तो r टाइम्स डी फाई। तो हमें इसको लेंथ में कन्वर्ट करने के लिए r से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इस तरह थीटा जो है डायमेंशन लेस है, तो यहाँ भी इसके साथ r से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये d5 भी डायमेंशन लेस है, तो यहाँ भी ये चीज़ r से मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये याद रखने के लिए आप जो है ना इसको ये डिफरेंशियल लेंथ जो है रेक्टेंगुलर एज ए वेक्टर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में क्या होगी, डिफरेंशियल लेंथ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या होगी, और डिफरेंशियल लेंथ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या होगी। तो ये एग्जांपल है, आप से रिक्वेस्ट है कि आप इसको जो डिफरेंट लेंथ्स कैलकुलेट करें। जैसे फर्ज किया ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली, ये वर्टिकल जो है, जिसको आप लोग अंदर चले जाएं, यहाँ आवाज आ रही है। ये वाली जो लेंथ है आप इसको जो है ना वो कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। आपके पास ये x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर
z2 माइनस z1 स्क्वायर और उस सारे का अंडर रूट, तो उससे आपके पास इसकी लेंथ 10 आएगी। ये वाली जो कर्व्ड पाथ की लेंथ आप कैसे मालूम कर सकते हैं? अगर आपके पास ये लेंथ मालूम हो इस सिलेंडर का, क्योंकि सिलेंडर का पार्ट है क्वार्टर पार्ट है, अगर ये लेंथ मालूम हो तो आप जो है इसको ये अगर ये लेंथ मालूम हो तो उसको आप इस एंगल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेंथ, एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है। तो इस तरह डिफरेंट लेंथ्स आप मालूम करने की कोशिश करें, और डिफरेंट अगर आप लेंथ्स मालूम कर लेंगे तो आप जो है ना सरफेस एरियाज भी मालूम कर लें। जैसे फर्ज किया ये कहते हैं ना द सरफेस एरिया ABCD, द सरफेस एरिया ABCD, ये जो कर्व्ड पाथ है इसका जो सरफेस एरिया क्या बनेगा वो भी आप मालूम कर सकते हैं, अगर लेंथ का पता हो और रेडियस का पता हो आपको, और एंगल का भी पता है, एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान। Yes. अब आपके पास ये एरिया इंटेग्रल्स हैं, आपके पास जब भी एरिया फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास डबल इंटेग्रल होता है, और वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास ट्रिपल इंटेग्रल होता है, और इंटीग्रेशन ओवर 2 डेल्टा डिस्टेंसेस, एलिमेंटल एरिया को आप जो है ना वो, तो अगर आपने ये जो रीजन दिखाया गया है इस फिगर में इसका एरिया मालूम करना हो तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग आप 3 से लेकर 7 तक और वाई के लॉन्ग 2 से लेकर 6 तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। और ये आपने कैलकुलस 2 के अंदर ये पढ़ा भी होगा कि अगर आपको डिफरेंट किस्म के रीजन्स हों तो उनका एरिया जो है कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। और ये सरफेस नॉर्मल है, वेक्टर इज नॉर्मल टू द सरफेस, ये AZ जो है, और ये आपके पास जो आखिरी इसमें आपने ये सिर्फ समरी है सबकी कि आप जो है ना वो कैसे आप एरियाज को वॉल्यूम्स को कैसे देख सकते हैं डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अंदर। तो ये तो आपके पास था, अभी मैं आगे जा रहा हूँ थोड़ा सा इसको जो चेंजेस कैसे होती हैं। हमने पढ़ा था कि हमारे पास 2 किस्म के फील्ड्स होते हैं, स्केलर फील्ड्स और वेक्टर फील्ड्स। स्केलर्स जो हैं, मैं ये नई पावर पॉइंट शेयर कर रहा हूँ। differential calculus, ordinary derivatives. Suppose we have a function of one variable f of x. What does the derivative df over dx do for us? तो df by dx से क्या मतलब है कि आप अगर df by dx को डिस्टेंस, मीट्रिक डिस्टेंस या एलिमेंटल डिस्टेंस dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फंक्शन के अंदर चेंज आ जाएगी जो dx के थ्रू मूव करने की वजह से आती है। It tells us how rapidly the function f of x varies when we change the argument x by a tiny amount delta x. So df is equal to df over dx into dx. In words, if we change x by an amount dx, then f changes by an amount df. The derivative df by dx is the slope of the graph of f versus x. तो ये तो आप जानते हैं कि इसकी स्लोप है ये। अगर 3 डायमेंशनल फंक्शंस हों, ऐसा फंक्शन है, ऐसा कोई फंक्शन हो कि जो 3 स्पेस के अंदर, 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उसकी जो वेरिएशन आएगी, उसके अंदर जो चेंज आएगी वो आप कैसे मालूम कर सकते हैं। उसके लिए हम एक मैथमेटिकल एक टूल है हमारे पास, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। Suppose we have a function of 3 variables, what does the derivative mean in this case? A theorem on partial derivative states that dh is equal to partial h over partial x into dx plus partial h over partial y into dy plus partial h over partial z into dz। तो ये आपके पास होती है चेंज उसके अंदर फंक्शन के अंदर। अब इसको अगर आप partial h over partial x, partial h over partial y, partial h over partial z, ये आप dx, dy और dz आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि dx, dy, dz क्या है। These are the elements of the differential length vector जो है। अगर आपको याद हो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो मैंने पावर पॉइंट चेंज कर चुका हूँ, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, तो इनको अगर आप अलग-अलग लिखें तो 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये वाला जो है जो राइट हैंड साइड पे तो आपका वेल नोन ओल्ड फ्रेंड है dl, और ये वाला जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे है, दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ h, दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ h। The gradient of h is a vector quantity with 3 components. The gradient of h is a vector quantity with 3 components. Delta h is equal to partial h over partial x, x unit vector plus partial h over partial y into y unit vector plus partial h over partial z into z unit vector.
अगर आपको 3 डायमेंशनल स्पेस में किसी फंक्शन की वेरिएशन देखनी हो अलॉन्ग एनी डायरेक्शन, तो आप सिंपल ये करें कि उस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसका डेल्टा एज के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें। ठीक है, आपने एक पढ़ा होगा डेरिवेटिव, दिस इज कॉल्ड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। कितने लोगों ने पढ़ा हुआ डायरेक्शनल डेरिवेटिव? सबने पढ़ा है। क्या होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव? सर change of function in a given direction. तो किसी भी स्केलर फंक्शन की चेंज अगर आपने देखनी है किसी खास डायरेक्शन में, तो सिंपल क्या करेंगे कि डेल्टा एच के साथ उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट ले लेंगे या डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। मैं डॉट प्रोडक्ट को इनर प्रोडक्ट कहता हूँ। ओके, सो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, लाइक एनी वेक्टर द ग्रेडियंट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जो नई चीज आपने सीखी, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर इज ए वेक्टर, gradient of a scalar field is a vector। ठीक है, so like any vector the gradient has magnitude and direction। a dot product in abstract form is dh is equal to delta h dot dl। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो डॉट प्रोडक्ट जब भी हो तो dh delta h dl into cos of theta where theta is the angle between these two directions, डेल्टा एच की डायरेक्शन और डीएल की डायरेक्शन में। तो आप देखें इस फार्मूले को गौर से देखें तो ये जो कब मैक्सिमम हो गई चेंज, मैक्सिमम चेंज कब आएगी? जब आपके पास थीटा क्या होगा, वो जीरो होगा, कि जब डेल्टा एल और डीएल और डेल्टा एच ए की डायरेक्शन में होंगे। और जीरो कब होगी? जब थीटा 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री अगर होगा तो आपके पास जो डी एच जो है वो बिल्कुल जीरो के बराबर आएगी। आप देखिए इसमें अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो एक आप बड़ी सिमेट्रिक सी आप पहाड़ी अस्यूम करें। तो पहाड़ी के ऊपर अगर आप जाना चाहते हैं ना, तो उसमें आपके पास क्या होगा कि अगर आप बिल्कुल ऊपर की तरफ सीधा जाते हैं, ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आपके पास मैक्सिमम जो है ना स्लोप मिलेगी। लेकिन आप अपने दाएं तरफ को मूव करना शुरू करते हैं या बाएं तरफ को मूव करना शुरू करते हैं, तो आपके पास क्या होगी? मिनिमम चेंज आएगी। आपने कंटूर प्लॉट्स किए थे उसमें कैलकुलस के अंदर? यस सर। कंटूर प्लॉट्स क्या होते हैं? थ्री डायमेंशनल प्लॉट को हम 2 डायमेंशनल प्लॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, द ग्रेडियंट डेल्टा एच पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम इंक्रीज ऑफ द फंक्शन एच। ये भी बताता हूं आपको। अब देखिए अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज हो, तो आपने एफएससी में पढ़ा होगा इक्यू पोटेंशियल सरफेसेस, पढ़ी थी? यस सर। इक्यू पोटेंशियल सरफेसेस आपने पढ़ी होगी, क्या होती हैं? सर पोटेंशियल सेम होता है। नो सर। किसी ने नहीं पढ़ी इक्यू पोटेंशियल सरफेसेस? नहीं पढ़ी किसी ने? सर पढ़ी है सर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल सेम यूनिफॉर्म थ्रू आउट, सर्कुलर होती है। आप चले मैं बता देता हूँ। अगर नहीं भी पढ़ी तो आप मेरे अल्फाज गौर से सुनिएगा, अगर नहीं समझ आएगी तो मैं रिपीट करूँगा। आप एक पॉइंट चार्ज अस्यूम करें और उसके पॉइंट चार्ज के इर्द गिर्द ना आप कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स इमेजिन करें। पॉइंट चार्ज जो है ना वो सेंटर पे पड़ा हुआ है और उसके इर्द गिर्द जो है ना कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं। तो कैन यू इमेजिन कि हर शेल के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, है ना? पूरी की पूरी उस शेल की सरफेस के ऊपर, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट्स क्या हैं? उस चार्ज से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। एग्रीड बच्चों? यस। तो वो पूरी सरफेस क्या होगी? इक्यू पोटेंशियल सरफेस होगी। आप थोड़ा रेडियस बढ़ा दें और वो ऊपर वाली की सरफेस पे चले जाएं, तो उस पूरी सरफेस के ऊपर क्या होगा? उस पूरी सरफेस के ऊपर भी आपका क्या होगा? पोटेंशियल क्या होगा? वो सेम होगा। एग्रीड? यस सर। तो ये दो डिफरेंट इक्यू पोटेंशियल सरफेसेस हैं। तो अब अगर आप एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे जाएंगे तो क्या होगा? पोटेंशियल चेंज होगा ना? यस सर। और उसमें आप देखें कि आप जो है ना कितने रास्ते हैं, बेशुमार रास्ते हैं आप उस पे जाने के। आप जो है ना वो एक रास्ता ऐसा होगा, अगर उसके ऊपर मूव करेंगे तो आपके पास मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज आएगा आपके पास विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो दैट इज कॉल्ड द ग्रेडियंट। कौन सी डायरेक्शन होगी वो? परपेंडिकुलर, आर की डायरेक्शन, जो बिल्कुल नॉर्मल होगी, उसके सरफेस के नॉर्मल होगी, ऐसी है ना, आर के लॉन्ग जो होगी।
तो वो डायरेक्शन दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन. The gradient delta h points in the direction of maximum increase of the function h. Analogous to the derivative of one variable, a vanishing derivative signals a maximum, a minimum or an inflection point. अब बच्चे देखिए, आप जब सिंगल वेरिएबल कैलकुलस कर रहे होते हैं तो सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में अगर आपने पॉइंट वो पॉइंट निकालना हो जहाँ फंक्शन मैक्सिमम है या फंक्शन मिनिमम है, यहाँ जहाँ पे कनकेविटी और कन्वेक्सिटी आपस में चेंज हो रहे होते हैं, तो बच्चे कैसे मालूम करते हैं? पहले उसको क्या करते हैं, सबसे पहले उसका डेरिवेटिव मालूम करते हैं, उसको जीरो के बराबर रखते हैं और वो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाते हैं. तो जब आप स्पेस के अंदर किसी फंक्शन का मैक्सिमा, मिनिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मालूम करेंगे तो क्या करेंगे, उसके ग्रेडियंट को जीरो के बराबर रखेंगे. यस ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है. एक्सक्यूज मी सर. जी सर, ये डेरिवेटिव और ग्रेडियंट में फिजिकली क्या डिफरेंस है? हम किस तरह समझ सकते हैं इनके डिफरेंस को? डेरिवेटिव जो है ना, आप लिखते हैं तो सिंगल वेरिएबल के लिए लिखते हैं, जो आपको फंक्शन सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड करता. अगर आपके पास फंक्शन जो है, अगर फंक्शन जो है वो तीन एक्स वाई जी तीनों पे डिपेंड कर रहा हो, तो फिर जो फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो ग्रेडियंट होता है आपके पास. सही है सर. ठीक है, ये जो आप कह रहे हैं, दिस इज द थ्री डायमेंशनल डेरिवेटिव इन थ्री डायमेंशनल स्पेस. सर फिर तो पार्शियल डेरिवेटिव भी तो होता है ना? पार्शियल डेरिवेटिव हम लेते हैं, ग्रेडियंट नहीं लेते. पार्शियल किसी एक खास डायरेक्शन में होता है. सही. इसका डेरिवेटिव मालूम करना बड़ा आसान है, आप अपनी एक्सरसाइज के लिए कर लें. पार्शियल आर और पार्शियल एक्स मालूम करें, फिर पार्शियल आर और पार्शियल वाई मालूम करें, फिर पार्शियल आर और पार्शियल जी मालूम करें, फिर उन तीनों के साथ यूनिट वेक्टर्स लगा दें, तो आपके पास क्या होगा, डेल्टा आर इज इक्वल टू आर यूनिट वेक्टर. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना वो रिजल्ट है, जिसको हम बहुत जगहों पे यूज करते हैं. आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में बहुत यूज होता है कि डेल्टा आर इज इक्वल टू आर जो स्केलर है, उसका ग्रेडियंट क्या आ रहा है आपके पास, वो यूनिट वेक्टर आपके पास, वेक्टर आ रहा है आपके पास. इसी तरह आर वेक्टर है आपके पास. ये अगर आर ये वेक्टर हो तो इसका आर स्क्वायर निकाल सकते हैं. वो क्या होगा, आर स्क्वायर किसके बराबर होगा, एक्स माइनस एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई प्राइम स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड प्राइम स्क्वायर. तो उस चीज का अगर आप डेरिवेटिव मालूम करते हैं तो आप ये देखिएगा क्या आपके पास क्या आता है, वो एक वेक्टर आता है 2 टाइम्स आर वेक्टर. फिर इसी तरह डेल्टा 1 ओवर आर इज इक्वल टू माइनस आर हैट ओवर आर स्क्वायर, माइनस आर हैट ओवर आर स्क्वायर. तो आप लोगों ने अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए ये डेरिवेटिव्स आपने करने हैं. ठीक है बच्चों? ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट मैसेज आप साथ देके जाएंगे, जो आपने याद भी रखना है, वो ये है कि ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर इज ए वेक्टर. ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर इज ए वेक्टर. अब थोड़ी सी बात कर लें इस ऑपरेटर के ऊपर. दिस इज कॉल्ड द डेल ऑपरेटर, डेल्टा एच. इसको हमने अभी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है. डेल्टा इज द ऑपरेटर दैट एक्ट्स अपॉन एच, नॉट ए वेक्टर दैट मल्टीप्लाइज एच. ये वेक्टर नहीं है, ये ऑपरेटर है. इसका जो रिजल्टेंट होता है वो वेक्टर होता है. ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? क्लियर है. ओके, मैं दोबारा कह रहा हूँ, किसी बच्चे ने शायद कहा है, दोबारा कह दें कि डेल्टा जो है ये ऑपरेटर है, दिस इज वेक्टर ऑपरेटर. या किसी स्केलर के ऊपर जब ऑपरेट करेगा तो वी विल गेट ए वेक्टर. सो डेल्टा मिमिक्स द बिहेवियर ऑफ एन ऑर्डिनरी वेक्टर इन virtually every way if we translate, multiply by act upon. It is a marvelous piece of notational simplification. तो ये डेल ऑपरेटर जो है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसका बिहेवियर जो है वो वेक्टर की तरह का है. तो जैसे वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन, स्केलर की मल्टीप्लिकेशन हो तो वेक्टर आ जाता है. वेक्टर्स की आपस में क्या होती है, ए डॉट ए और क्रॉस प्रोडक्ट. तो उसी तरह हमारे पास ये होगा कि ऑन स्केलर फंक्शन h delta h, gradient of the scalar function. On a vector function, dot product del dot v, divergence. Or on a vector function, cross product del cross v is the curve. इनको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे.